हेलो। उम्मीद है आपने अपना फर्स्ट सेट बनाया होगा। यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट। अब एक भीतर से क्यूरियोसिटी होगी कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। बीइंग एन एस्पिरेंट ये होनी ही चाहिए। अब हम लोग उसके आंसर्स को पहले चेक करते हैं। आप अपने वीडियो को रोक लो थोड़ी देर के लिए एंड देन आप करेक्शन मैच कर लो और उसके बाद हम लोग उस एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट सेंटेंस वाज सेंटेंस अरेंजमेंट। अब एक कार्डिनल मिस्टेक मैंने बच्चों को देखा है करते हुए सेंटेंस अरेंजमेंट जब बनाते हैं तो, कि वो ये जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है, ये चार सेंटेंस को पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो नेचुरली कंफ्यूजन तो आएगा ही, कौन सा पहले रखा जाए कौन सा बाद में रखा जाए। और ऑप्शन भी ध्यान देना कि सेंटेंस अरेंजमेंट का मोस्ट मेजर चीज उसका ऑप्शन होता है। ऑप्शन में भी आर एस पी क्यू सब अलग अलग दिया हुआ है, तो इन दैट सेंस तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने आपको कहा था जब मैं सैंपल पेपर दिया था कि आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे यहां से लेके यहां तक, तो इस बीच में जो दो सेंटेंस हैं, मिनिमम दो सेंटेंस को एक साथ ग्रुप बैठाओ। 80% टाइम में वो आंसर निकाल देता है, और अगर वो आंसर नहीं निकाला तो मिनिमम कम से कम दो ऑप्शन को तो इलिमिनेट कर देगा, क्योंकि इसके चारों सेंटेंस बैठे हुए हैं अलग अलग। फर्स्ट सेंटेंस चारों में अलग अलग दिया हुआ है। और अगर आप देखो तो आप इसको पहले देखो। सर्च टीम्स वेर सेंट फ्रॉम द कैपिटल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। राज्य की राजधानी से सर्च टीम को भेजा गया कि वो इन्वेस्टिगेट करे। उसके बाद आपका देखो जरा पी नंबर को पढ़ के, ड्यू टू कंटिन्यूइंग इंक्रीमेंट वेदर हाउएवर द सर्च वाज डिलेड। एक चीज मैं अभी आपको बताऊं कि कहीं अगर सेंटेंस के बीच में हाउएवर ऐसे दिखाई पड़े तो वो हाउएवर एक्चुअली बट का इक्विवेलेंट होता है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग वाइज अगर करनी है, इसका मीनिंग वो मत करो हालांकि होता है या कुछ और होता है। इसको तुम आसानी से बट करो और इस बट को तुम यहां पे रख के पढ़ो, तब तुमको सेंटेंस आराम से समझ में आएगा। बट ड्यू टू कंटिन्यूइंग इंक्रीमेंट वेदर, मतलब वेदर के चलते द सर्च वॉज डिलेड, सर्च को डिले कर दिया, सर्च डिले हो गया। अब जरा देखो तो कि एस के बाद पी आएगा कि नहीं, और कहां पे सर्च का, इन्वेस्टिगेशन का कहीं कोई मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। और एस और पी सिर्फ यहां पे है। तो मैंने इसको बनाया था कि एस और पी को एक साथ रखना है। मैंने आर नहीं टेकअप किया कि पहला कौन सा होगा। ये तुमसे कभी नहीं मुझने डिमांड किया है। तुम बहुत बार मैथ्स के क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू बनाते हो ना, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू बनाना आसान होता है। सेम चीज सेंटेंस अरेंजमेंट में भी लागू होता है। इसको याद रखिएगा। आपको जब भी मिलेगा कुछ क्वेश्चंस ले लो आप सेंटेंस अरेंजमेंट का। अभी अगर आपको दिक्कत करता है सेंटेंस अरेंजमेंट लो, और ट्राई ये करो कि दो ऑप्शन को एक दो सेंटेंस को एक साथ बैठा के आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालो। कोशिश करो, तुमसे जल्दी भी बनेगा और एक्यूरेटली कंफ्यूजन कम होगा। मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन वॉइस का था, एक्टिव पैसिव वॉइस। और वॉइस में तुम जानते हो वर्ब रखा गया, इधर जो डूअर है, इधर में ऑब्जेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसका जगह चेंज कर देते हो। राम इट्स मैंगोज, मैंगोज आर इटन बाय राम। सो आपके पास यहां पे वर्ब जो लिखा हुआ है वो देखो यहां पे है। मैंने इसको भी अंडरलाइन किया, लेकिन आपको मेन वर्ब पहले टारगेट करना है, और मेन वर्ब यहां लिखा हुआ है ड्राइड। अब चूंकि उसको सूरज में सुखाया गया था तो वर्ब का शक्ल ऐसा डाला गया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब द गार्बेज वाज सन ड्राइड बाय देम, फर्स्ट रहेगा चूंकि वो फर्स्ट एडवर्ब है, इस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। तो गार्बेज को इधर ले आओ और तुम्हारा आंसर यहां पे आ गया। इसमें ये मतलब नहीं बनता है कि आप कितने एक्यूरेटली बना रहे हो, मतलब ये बनता है कि कितनी जल्दी। और वॉइस में सिर्फ वर्ब को टारगेट करो। मूव करो।
अनलेस इट अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एक चीज रूल है कि अगर अनलेस, पहला चीज की अनलेस को इक्विवेलेंट कहा जाता है इफ और नॉट का। ये नॉट वर्ब का है, मतलब अगर मैं लिखूं इफ ही डज नॉट कम, तो हम इसको चूंकि सेंटेंस में इफ भी लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा अनलेस ही कम्स, हम ऐसे लिख सकते हैं। अनलेस लगने का मतलब कि ये वर्ब नेगेटिव चला गया। दूसरा रूल कि आप जरा सोचो कि क्या आप इफ के साथ प्रेजेंट का सेंटेंस बोलते हो? अगर आपने बोला और वर्तमान का मतलब अभी का समय, तो दोनों तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। अगर तुम पढ़ते हो, तुम हिंदी में भले ही बोलो, क्योंकि हिंदी में टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर तुम पढ़ते हो, कब? इसका टाइमिंग क्या होगा? फ्यूचर ना। इफ के साथ या तो पास्ट बोल सकते हैं, अगर उसने ऐसा किया होता, पास्ट का सेंटेंस, या अगर तुम पढ़ते हो भी तो फ्यूचर का ही है। अब रूल ये है कि अनलेस इफ जितना भी ग्रुप है उसको, वो चूंकि कंजंक्शन है, दो वाक्य को जोड़ेगा। लेकिन इधर के वाक्य में उसके जस्ट बाद जो वाक्य आएगा उसमें विल का, शैल का, मॉडल का यूज नहीं होता है। तो अगर हमें रखना है इफ ही विल स्टडी, अगर वह पढ़ेगा, और मुझे ही विल पास, वो पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस का टेंस तो बराबर होना चाहिए, दोनों सेंटेंस का टेंस बराबर होना चाहिए। सो मुझे इस सेंटेंस से विल हटाना है, और तब जब विल हटाऊंगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब ये आ जाएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा अनलेस ही स्टडीज, ऐसे लिखना होगा। सॉरी, इफ ही स्टडीज, अगर वो पढ़ेगा। सो कभी भी अनलेस या इफ के बाद के सेंटेंस में प्रेजेंट दिखाई पड़े तो याद रखना कि वो फ्यूचर का सेंटेंस है, जिसका विल शैल उसके रूल के चलते हटा दिया गया है। लेकिन दूसरा सेंटेंस तो फ्यूचर रहेगा, अदरवाइज फिर टेंस का पता कैसे चलेगा? इसीलिए यहां पे अनलेस लिखा गया, अनलेस के बाद लिखा हुआ है द इट अराइव्स, तो मतलब मीनिंग ये है कि अगर सहायता नहीं पहुंचेगी, और आगे में भी उसने फ्यूचर का तो लगाया ही है, तो अगला सेंटेंस तो फ्यूचर से बनेगा ना। सो इस जगह पे हो जाएगा थाउजेंड्स विल स्टार्व, हजारों लोग भूखे मर जाएंगे। आगे नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसे सही नहीं किया जा सके। एक्चुअली जो वर्ड करेक्ट होता है ना, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, इसका एक और एडजेक्टिव बनता है कॉरिजिबल, जिसे सुधारा जा सके, इनकॉरिजिबल जिसे नहीं सुधारा जा सके। ये तुम्हारा मीनिंग आ गया। वल्नरेबल मतलब होता है वीक, जिसे आसानी से हानि पहुंचाया जा सके, इनवल्नरेबल जिसे हानि नहीं पहुंचाया जा सके, इनक्यूरेबल जिसे जिसका इलाज ना हो सके, और हार्ड एंड बहुत मतलब कोई भी अनुभव या कोई चीज इतने दिन से चल रहा है कि वो एकदम मजबूती से बैठ गया है। नेक्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक इनकरेक्टली देना है। इमिनेंट का स्पेलिंग होता है IMMINENT, इमिनेंट, जो अभी तुरंत घटित होने वाला हो, जो तुरंत निकट भविष्य में जिसके होने की संभावना है। इसका एक और वर्ड बनता है इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, ठीक है। इम्पेंडिंग, एक्सुबरेंट, खुशी या उत्साह से भरा हुआ, इमिनेंट, प्रसिद्ध, फेमस, और इलोक्वेंट, बोलने में बहुत कुशल। नेक्स्ट मूव करो क्वेश्चन पे। एक क्लोसेस था,
और आप अपनी तैयारी का लेवल इससे जज किया कीजिए। देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ डैश कंट्रीज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, आर्थिक फ्रंट पे ऐसे कंट्रीज फेल कर रहे हैं, उसका मेन कारण बता रहा है। कैसे कंट्रीज? एडवांस्ड और डेवलप्ड, तो चूंकि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तभी तो वो ये बने, ये दोनों होगा नहीं, आप ध्यान देना। और एडवांसिंग कंट्री होता नहीं है। सो जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो फेल होते हैं, उनका मेजर कॉजेज है इज देयर डैश, ध्यान देना, टू इवॉल्व अ मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिलाएं, ऑफ डैश सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब जरा यहां से तुम देखो और पहले तुम 8 नंबर को टारगेट करो। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो किसको कम करना होगा? इंपोर्ट ही ना, आयात कम करना है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, इन कैपेसिटी हमारे भीतर में कैपेसिटी पे डिसाइड करता है, हम उसके लिए सक्षम नहीं है। हैंडीकैप तो मतलब बाधा होती है, वो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं कि अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और इंपोर्ट को कम करें, उसमें अक्षम है वो। टुडे बाम्बिया डैश ऑन इंपोर्ट, दैट इज डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मीनिंग पूछ रहा था। अब उसने देखो कैरी के साथ भी ऑन लग रहा है, बैंक के साथ भी ऑन लगता है, और उसने कैरी ऑन क्यों डाला? जस्ट तुमको कंफ्यूज करने के लिए, कहीं तुमको ऑन दिखाई पड़ा। बाम्बिया कैरिड ऑन इंपोर्ट्स, बाम्बिया ने इंपोर्ट जारी रखा, या बाम्बिया इंपोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि बैंक ऑन का मतलब सेम होता है डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है। बाम्बिया डिपेंड करता है इंपोर्ट पे। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 20 ईयर्स, और 20 साल दिया हुआ है, तो एगो के अलावे और कुछ होगा नहीं। 20 साल पहले वो 20 ईयर्स बैक नहीं इस्तेमाल करते, वो तो एक परिस्थिति बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 20 ईयर्स बैक ही वॉज यंग, सिचुएशन बताने के लिए, कोई घटना घटी थी कुछ साल पहले, तो वो एगो का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधित करना, आपसे पूछ रहा है अपोजिट, तो बाधित करने का उल्टा। अब वो देखो बहुत बार वो सिनोनिम एंटोनिम में ऐसा वर्ड डालता है जिसको तुम एग्जैक्ट उसका बाधित करने का उल्टा होता प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, लेकिन वो बाधित करने के लिए ब्लॉक और प्रिवेंट तो सिनोनिम हो गया। अब इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। दो मीनिंग होता है, या तो निर्देश देना, नहीं तो पढ़ाना, टीच, टीच भी होता है, इसी से इंस्ट्रक्टर बना है। सो क्लियर यहां पे ऑप्शन के अनुसार होगा, जो एग्जैक्टली ऑब्स्ट्रक्ट का टू द पॉइंट नहीं है, बट दिए हुए ऑप्शन में से वही एक चुना सकता है। मूव कीजिए 12 नंबर में। वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। शुड का मीनिंग चाहिए ना, और शुड को तुम जानते हो कि या तो शुड लिखो, नहीं तो आउट टू लिखो, दोनों में से कोई एक लिखो। वी विल रिस्पेक्ट, वी शैल रिस्पेक्ट, वी मे हैव टू, मे हैव मतलब हमें शायद ऐसा करना पड़ेगा या करने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, इस चक्कर में मत पड़े कि आउट टू ड्यूटी बताता है, कुछ ऐसा करता है। शुड जहां यूज करते हो वहां से हटा के आप आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे यहां पे बोल रहा है कि एक इडियम फ्रेज है लुक इनटू, और ये शायद तुम में से सब लोगों को पता होगा कि इन्वेस्टिगेट का ये मीनिंग होता है, क्योंकि अच्छा पियर, पियर का मतलब होता है वॉच, वॉच करना, किसी को ध्यान से चुपके से देखना, लेकिन वॉच करना। नेक्स्ट 14, प्रेफर लगा हुआ है, प्रेफर के साथ टू लगता है, ये जो देन लगा हुआ है वो प्रेफर का है, तो आपका टू हो जाएगा। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्टेड जाएगा,
तो तुम्हारा ये तो आसान है, इसमें टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। प्रिजुडिस्ड, इसका अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो प्रिजुडिस्ड मतलब होता है बायस्ड, और बायस्ड मतलब होता है किसी के प्रति हम पहले से कोई ओपिनियन बना के रखे हुए हैं, अच्छा या बुरा। और तो कोई वर्ड काम लाके, इनकरेज, आसान वो क्वेश्चंस हैं। इनकरेज का उल्टा डिस्करेज वाले मीनिंग में। सो डिसओन एक वर्ड का मीनिंग जान लो। डिसोन मतलब किसी के प्रति अपनी जिम्मेवारी छोड़ देना, मतलब नहीं बोलते हैं कि फादर ने उसको डिसोन कर दिया, घर से निकाल देना, बेदखल करने के सेंस में डिसोन का मीनिंग होता है। क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। अब तुम्हारे पास 18 नंबर क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है फिर से सिनोनिम एंटोनिम। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, तुम्हारे पास ऑप्शन बोल रहा है कि दो में आर है, एक में पी है, क्यू, मतलब एस तुम्हारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब जरा देखते हैं, ये सेंटेंस अरेंजमेंट बड़ा अटपटा था, तुम ध्यान देना। देखो जब आप अरेंज करते हो ना, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि क्या उसके पहले कोई सेंटेंस आया हुआ होगा, या फिर पहली चीज दो सेंटेंस का आपस में कॉम्बिनेशन देखना। तुम देखो, इन टूडेज टाइम इट इज नॉट एनफ टू नो अबाउट योर ओन सब्जेक्ट, ठीक है, इट टेक्स प्लेस। अब जरा इतने दूर को ध्यान दो, ये होता है अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, तो ये तुम्हारा वन के बाद पी नहीं आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अच्छा इट इज नॉट एनफ बोला है तो दिस इज इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई? देयर फोर थ्रू जीडी, अब थ्रू जीडी में पहले तो ग्रुप डिस्कशन का ही आना चाहिए ना, और ग्रुप डिस्कशन जहां पे छोटा ऑप्शन दिया हुआ है वो पहले तो जाएगा ही जाएगा। अगर यहां पे छोटा ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका फुल फॉर्म तो यहां चाहिए ना, और वो देखो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो तुम्हारा आर के बाद एस बैठेगा, और आर के बाद एस वो तो शुरू में ही आएगा, सो तुम्हारा आंसर ए चला जाएगा। आर के बाद एस यहां भी था, आर के बाद एस यहां भी था, आर के बाद एस यहां भी था, लेकिन क्या हम पी से शुरू कर सकते हैं टेक प्लेस से इसके बाद? नहीं जा सकता। क्या हम क्यू से शुरू कर सकते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं कर सकते। कोई ना कोई चीज महत्वपूर्ण होगा, वो इसके बाद आएगा नहीं। सो तुम आर के बाद एस रखोगे और आर को तो पहला ही रखना होगा। आसान, मूव कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है, सिंस नहीं, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ना, पीरियड ऑफ टाइम के साथ तो फॉर लगता है। फिलर, ध्यान देना आप में से बहुत सारे लोगों ने बिलो, बीनीथ, ये सब देखो, अंग्रेजों ने ये प्रीपोजिशन बनाया था और उनके यहां हिंदी नहीं थी। आपकी जो गड़बड़ हुई है वो हमारे यहां टीचर्स और बुक्स ने कुछ ही बोला कि इनका मतलब में होता है, एट का मतलब पर होता है, ऑन का मतलब पर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश मैन ने यह बनाया है कि शेड के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हो, और आप याद रखना इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है, शेड के पहले इन ही लगता है। सो तुम्हारा इन द शेड होता है, अंडर द शेड नहीं होता। अंडर द ट्री हो सकता है लेकिन इन द शेड होता है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मीनिंग पूछ रहा है तुमसे, किसी मुश्किल परिस्थिति में अपना फायदा खोजना, और वो ये जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास अरेंजमेंट है 22 नंबर। अब 22 नंबर में तुम जरा ध्यान देना कि तुम्हारा पहला सेंटेंस कौन सा है। देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव, नहीं समझ में आया, लेकिन इतने दूर को तो तुम देखोगे ना, सबसे पहला तो आर तुम्हारा पहला जाएगा,
तो तुम्हारा ए और सी दोनों कैंसिल हो जाएगा। यही मैंने तुमको बोला कि तुम अगर डिसाइड करो कोई ऑप्शन तो उससे तुम्हारे सीधे पहले अपने दिए हुए 4 ऑप्शन पे आना पड़ेगा। अगर कोई स्टेटमेंट डिसाइड करो कि ये पहला होना चाहिए। अब ये आर के बाद पी एस क्यू या एस पी, तुमसे बस इतना ही पूछ रहा है कि आर के बाद तुम रखोगे किसको। और जरा इसको देखो, एस पी या पी एस, इट रिड्यूसेज स्ट्रेस। और यहां देखो, हैविंग एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप, अभी आप हैव प्लस भी थ्री का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो पार्टिसिपल हो चाहे वो नॉर्मल वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब। पहले आप करने के बाद, ऐसा एस्टैब्लिश करने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, हैविंग प्लस भी थ्री इज इक्वल टू आफ्टर प्लस भी फोर, ये दोनों इक्वल होता है। तो क्या तुम इस को पहले रख के उसके बाद पी डालोगे? जरा देखो तो, आर मैनेज रिलेशनशिप विद अदर्स ग्रेटली इंप्रूव, दूसरे के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। तो ये तो उसके बाद ही ना, पी के बाद एस आएगा, और पी के बाद एस आएगा, तो तुम्हारा आंसर बी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक ऑप्शन में तुम्हारी गलती हुई होगी। ये वॉइस का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, और इसमें स्ट्रक्चर याद रखिए कि कभी अगर सब्जेक्ट प्लस लाइक वर्ड, ध्यान रखना, लाइक वर्ड पसंद करना, और आगे में टू भी वन या भी फोर अगर कहीं दिया हुआ हो, और इसका तुमको वॉइस चेंज करने के लिए दे, ये एक्टिव का फॉर्म है, तो इसके पैसिव में कहा जाता है कि सब्जेक्ट प्लस लाइक को एज इट इज रख देना, पैसिव में उसके एज इट इज, और इसको चेंज करके टू भी वन को टू बी भी थ्री, और भी फोर को बींग भी थ्री, जो भी दिया हुआ हो बना के रख देना। तो टू फ्लैटर है तो टू बी फ्लैटर्ड हो जाएगा, जबकि यहां पे क्या किया है, लाइक को भी पैसिव बना दिया है, वो नहीं बनता। ध्यान रखना, ये कोई ग्रामर नहीं है, ये लाइक वर्ड के साथ इन्फिनेटिव या जेरन लगा के एक्टिव या पैसिव जो किया जाता है, तो कैसे करते हैं वो यहां दिया हुआ है, तुम इसको याद कर लो, और इसका रूल खाली बस यहीं पे काम करेगा वॉइस चेंज करने में, और कहीं नहीं। 24, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, और ये ऑप्शन के थ्रू बनेगा। आप जरा ध्यान दीजिए, म्यूचुअल हैंड शेक्स ऑफ हैंड्स, पहले तो वाज एक्सचेंज, कभी तो एक बात ध्यान रखिए कि नो इंप्रूवमेंट जाएगा नहीं, क्योंकि वाज नहीं होता, वेयर होता। और परस्पर हैंडशेक किया गया, ये कोई मतलब नहीं बनता है भाई, हैंडशेक परस्पर ही होता है, मतलब हम किसी से हाथ मिलाए, बगल वाला भी साथ में अपना हाथ घुसेड़े हुए है, ऐसा तो होता नहीं है। सो अभी देखो, ये लिखा हुआ है दे शुक हैंड, उन्होंने हाथ हिलाया। हैंडशेक और शेक हैंड अलग वर्ड है, लेकिन शेक का शुक करना मतलब वो काम हो गया, और शुक का मतलब हो गया हिलाने के सेंस में, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के हिलाया, ऐसा कुछ। देखो, हैंडशेक्स एक साथ, वॉज वेर एक्सचेंज्ड, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ था। आप हमेशा हैंडशेक्स ही बोलते हो या शेक हैंड बोलते हो, शुक हैंड कभी नहीं, इसको पास्ट टेंस में नहीं इस्तेमाल किया जाता। एंड तुम्हारा रॉन्गली स्पेल्ड, तुम देख लो, पैसेंजर का स्पेलिंग तुम देखो तो सही है, अटेंडेंस का स्पेलिंग देखो सही है, तुमको भी पता है कि अटेंडेंस में अंतिम में एएनसी लगता है। क्वेरल्ड, रेमिटेंस होता है जब हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं, रेमिटेंस का मतलब पेमेंट होता है। ठीक है। सो आई होप, जरूर बताना तुम लोगों ने फर्स्ट वाले में, मेरे सैंपल वीडियो में
तुमने बहुत इंथुजियास्टिकली किया, पार्टिसिपेट भी किया था, प्लस तुमने मैसेजेस भी किए। इट वाज वेरी प्लीजेंट टू सी योर रिएक्शंस। तुम्हारे रिएक्शंस, अब चूंकि तुम मेरे साथ हो नहीं, सामने में बैठे हुए नहीं हो, तो तुम्हारे उसी कमेंट से मुझे पता चलता है कि तुम कितना एंजॉय कर रहे हो। ये मैंने तुम्हारे एग्जामिनेशन को देखते हुए मैंने टेकअप किया है। हाउ बेनिफिशियल इट इज, हाउ वाज द एक्सप्लेनेशन, इफ देर इज इन नीड ऑफ एनी इंप्रूवमेंट एनीवेयर, डू आस्क मी, मेरे से आराम से तुम बोल दो। तुम ध्यान देना कि हम लोगों ने इसको कम्युनिटी पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पे मैंने इसका पोस्ट कर दिया है कि किस दिन कब क्या होगा। ये वीडियो आपको जब मिलेगा उसके पहले आप जरा शेड्यूल देख लेना कि बैंकिंग का एक्सप्लेनेशन कब है। एडिटोरियल तो जा ही रहा है, और वोकैब का जो पार्ट था, जो भी आप लोगों का भी पसंद आया, वो मैं कंटिन्यू करूंगा, आप लोगों ने कहा था। और एडवर्ब अभी कंटिन्यू रहेगा। ग्रामर का एक पार्ट, एक वोकैब का पार्ट, पेपर्स का अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडिटोरियल के थ्रू। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को एडवाइस करूंगा, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का हार्ट है, और हार्ट को मजबूत रखना जरूरी होता है, उसको और मजबूत किया जाता है, अदरवाइज उसमें कमजोरियां आ जाती हैं। इसीलिए एडिटोरियल में आप लोग पार्टिसिपेट करो, ये बहुत जरूरी है। मेरा एक सिंसियर एडवाइस है, जरूर पार्टिसिपेट करो एडिटोरियल में। ठीक है, थैंक यू। अगले वाले सेट के साथ फिर मिलते हैं।